हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन टेक्स्ट के क्वेश्चन कवर किए थे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। देखिए, यूनिट सेल जो है हमें केवल यूनिट सेल, इसमें क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की शेयरिंग होती है, कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कितना होता है। अब हमें पता है कि सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे बनता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है जिसमें एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर अरेंज होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर बात करें हम इस यूनिट सेल की, ये क्या है, एक सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बन जाएगा। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, तो हर एक कॉर्नर पर है। तो इसको क्या कहेंगे हम, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखिए, यहाँ पर हर एक पार्टिकल्स जो है, हर एक एटम जो है, उसकी यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है उसका केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर है। एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ही शेयरिंग कर रहा है। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ से इसकी बराबर से एक यूनिट सेल और बना दें, यहाँ से इस तरह से, तो देखिए अब इस एटम की शेयरिंग कहाँ हो गई, इस यूनिट सेल के अंदर भी हो गई। ठीक है, ऐसा ही एक यूनिट सेल अगर हम इसके ऊपर भी बना दें, क्योंकि लैटिस क्या होता है, लैटिस में बहुत सारी यूनिट सेल, सेम यूनिट सेल, एक जैसी यूनिट सेल वो रिपीट होती रहती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, सामने, लेफ्ट राइट, हर जगह जो है वो क्या रिपीट होती रहती हैं। अगर यहाँ पर हम एक यूनिट सेल और यहाँ पर इस तरफ बना दें तो उसके साथ भी इसकी शेयरिंग हो जाएगी। एक और यूनिट सेल अगर हम यहाँ पर इसके बिल्कुल पीछे बना दें तो यहाँ पर इसके साथ भी ये शेयरिंग करेगा। देखो यहाँ से शेयरिंग कर सकता है ये, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो अब क्या हुआ, टोटल 4 यूनिट सेल के साथ यहाँ पर इसने शेयरिंग कर ली है। अब देखिए अब क्या है, अब एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर भी हम यूनिट सेल लगा सकते हैं। एक जो हमने यहाँ पर यूनिट सेल लगाया था उसके ऊपर और एक इधर इसके ऊपर। तो टोटल जो है यहाँ पर ये एक एटम वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयरिंग कर रहा है, 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो देखो ऐसे ही हर एक एटम, जो भी जितने भी कॉर्नर पर एटम हैं, ये हर एक एटम की जो शेयरिंग होती है यूनिट सेल के अंदर वो कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। एटम्स एट कॉर्नर्स, तो यहाँ पर क्या है, देखो 8 एटम होते हैं और हर एक एटम की यूनिट सेल में जो शेयरिंग होती है वो कितनी होती है, 1/8। 8 से 8 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पर, ये 1। मतलब ये है कि एक यूनिट सेल के अंदर केवल एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। 8 कॉर्नर पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कोई भी एटम होता है, उस एटम की यूनिट सेल के अंदर केवल 1/8 शेयरिंग होती है, 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है उसका, जैसा कि अभी मैंने बताया यहाँ पर। तो ये क्या है, ये आ गया एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल। अगर पूछा जाए कि सिंपल यूनिट सेल में या सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम पर यूनिट सेल होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं इसको। रैंक इसका कितना है, इसको Z से शो किया जाता है, रैंक कितना है इसका, 1। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए रैंक हमने कैलकुलेशन कर लिया। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए अगर Z की वैल्यू हम ये क्या न्यूमेरिकल में आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखें सर। ठीक है, सेकंड है
बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो एटम होते ही हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर पर अरेंज होते हैं, साथ में क्या है, एक बॉडी के सेंटर में होता है, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है। देखिए कैसे, इसको भी चलो बना के देखते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर पर अरेंज होते हैं एटम्स, साथ में कहाँ पर, एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर एक एटम अरेंज होता है। तो ये क्या है, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब देखिए, अभी हम पढ़ कर आए हैं पीछे कि कॉर्नर वाले जो एटम होते हैं उनकी शेयरिंग कितनी होती है यूनिट सेल के अंदर, 1/8। तो ये तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है इसमें। ये जो है इनकी कितनी शेयरिंग होती है, 1/8। इसका भी 1/8, ये 1/8, 1/8, ये भी 1/8। हर एक की शेयरिंग कितनी होती है, 1/8। यहाँ पर इसकी भी। लेकिन ये जो है देखो, ये बॉडी के सेंटर में जो है ये क्या है, ये पूरा ही है। यहाँ पर ये इसकी पूरे की शेयरिंग होती है यूनिट सेल के अंदर। एक कैसे देखो, अगर इसके हम सामने पीछे आगे, अगर मान लिया हम यहाँ पर सामने इसके लगा दें तो क्या है वो ये पूरा एक यूनिट सेल अगर इसके हम सामने जोड़ दें, इधर जोड़ दें, उधर जोड़ लें, तो ये वाला जो बॉडी के सेंटर में जो एटम है वो क्या होगा, इसका पूरा ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर। तो देखो इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, एट कॉर्नर्स क्या होगा, यहाँ पर 8 × 1/8, तो ये कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और क्या है, बॉडी सेंटर पर है, एक बॉडी सेंटर पर है, तो बॉडी सेंटर पर जो एटम है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, पूरा, क्योंकि वो कहाँ है, बॉडी के बिल्कुल अंदर है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होता, वो यूनिट सेल में पूरा ही होता है एक। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, 1। अब देखो इनको अगर दोनों को, ये क्या है, एक ये और एक ये, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर 2, मतलब एटम पर यूनिट सेल कितना हो गया, ये किसकी वैल्यू होगी, रैंक आ गया हमारा, Z की वैल्यू। ठीक है, तो BCC के लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जो Z होती है, रैंक की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 2 होती है। मतलब यहाँ पर एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम होते हैं, 2। तो यहाँ पर एटम पर यूनिट सेल क्या हो गया, 2 हो गया। एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2। तो BCC के लिए जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर Z की वैल्यू अगर हमें पुट करनी होगी तो कितनी करेंगे, 2। और सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए Z का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा हमें, 1। ठीक है, तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, कैसे बनता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर पर एटम अरेंज होते हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सब पर एटम्स अरेंज होते हैं। साथ ही हर एक फेस में, एक कॉर्नर्स के, एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो हर एक फेस में भी एक एटम अरेंज होता है। तो देखिए पहले बना करके देखते हैं इसको कैसे बनता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल अगर हमें बनाना हो तो इस तरह से बनेगा। ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर तो होंगे ही, यहाँ पर कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, हर एक कॉर्नर्स पर, साथ ही कहाँ पर होंगे, हर एक फेसिस पर भी एक एटम होगा। तो देखो इसके कितने फेसिस हैं, एक ये फेस यहाँ पर होगा, फेस सेंटर्ड, बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ पर,
यहाँ पर, और एक इस तरफ, और एक ये पीछे की साइड में। टोटल 6 फेसेस होते हैं, है ना। एक होता है ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक आगे, एक पीछे, एक लेफ्ट में, एक राइट में। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। ये तो हमें पता है कितना है कि कॉर्नर्स पर जो एटम होता है उसकी यूनिट सेल के अंदर कितनी शेयरिंग होती है? 1/8 होती है। तो जो ये कॉर्नर वाले हैं इनकी कितनी होगी? 1/8 होगी। लेकिन ये जो है, जो ये फेस के सेंटर में है, इनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? तो जरा देखिए, सोचिए, इमेजिनरी पावर आप यहाँ पर लगाएं अपनी, कितना अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर एक यूनिट सेल लगा दें यहाँ पर, तो क्या होगा? उसके साथ शेयरिंग कर लेगा ये वाला, क्योंकि ये क्या, अगर हम इसको ऊपर वाला फेस मान लें, ये वाला फेस, यहाँ पर मान लिया कोई यूनिट सेल है ये, इसके ऊपर यहाँ पर फेस पर एक एटम अरेंज है, ठीक है। और उसके ऊपर से अगर हम एक यूनिट सेल और लगा दें, जैसा कि हम इस फेस पर यहाँ से एक यूनिट सेल बना सकते हैं, और तो क्या उसके साथ इसकी शेयरिंग हो जाएगी। तो मतलब कि हाफ नीचे वाले यूनिट सेल में और हाफ ऊपर वाले यूनिट सेल में। ऐसे ही अगर हम इस फेस की बात करें, तो यहाँ पर एक यूनिट सेल अगर हम लगा दें, देखो इससे समझा देता हूँ मैं, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर देखो ये वाला एटम जो है वो क्या, अब इस यूनिट सेल के साथ भी शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर हाफ जो है वो इस यूनिट सेल के साथ होगा और हाफ जो है वो इस यूनिट सेल के साथ होगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स का तो वही रहेगा सेम। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8, और हर एक कॉर्नर पर एक एटम है, और उसकी शेयरिंग कितनी है यूनिट सेल के अंदर? 1/8। तो यहाँ से कितना आएगा? ये 1, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और इसके बाद क्या है? फेसिस। अब देखो फेसिस कितने हैं, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने फेसिस होते हैं? 6 फेस होते हैं। आपको दिख रहा है, एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है आगे फ्रंट, और एक बैक। टोटल 6 फेसिस होते हैं क्यूब के अंदर। तो यहाँ पर कितने फेसिस हैं? 6। और हर एक फेसिस पर जो एटम अरेंज है उसके जो कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल के अंदर वो कितना है? 1/2 है, 1/2, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे बताया। तो ये कितना जाएगा? तो टोटल अगर इसका हम रैंक निकालना चाहें, रैंक Z, वो कितना जाएगा? 3 and 1 4। तो यहाँ पर FCC के लिए या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जो रैंक आता है हमारा, वो ये Z की वैल्यू है, वो कितनी आई है? 4। तो ये जो सारी वैल्यूज है एटम पर यूनिट सेल जो है वो हम कहाँ यूज करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये हमको पता होना चाहिए। बहुत ध्यान से सब इसको चेक करें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक कि मैं यहाँ से। अगर हम एटम के रेफरेंस में बात करें तो क्या है, सेंटर पॉइंट से लेकर उसके जो न्यूक्लियस है वहाँ से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस जो है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल में। देखिए क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो बहुत यूनिट सेल में, देखिए क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब ये इस तरह से, ये इस एटम का सेंटर है और इस एटम का सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो d है। तो अगर हम इसके लिए रेडियस निकालना चाहें तो क्या होगा? अगर ये है रेडियस r तो ये हो जाएगा 2r, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r। तो टोटल कितना हो गया? 2r, और इक्वल टू क्या है? d, ये डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो r इक्वल टू हो जाएगा d/2, ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड एटॉमिक रेडियस। अब हम 1 by 1 सबको पढ़ेंगे। पहले पढ़ना है हमको सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का, फिर पढ़ना हमें फेस सेंटर्ड का, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है? तो क्या होगा ये? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग atom in unit cell is called atomic radius।
मतलब यहाँ पर क्या है कि जो दो कोई भी क्लोजली पैक्ड एटम है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ वो क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें सबसे पहले रिलेशन पढ़ना है सिंपल यूनिट सेल के लिए, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, तो ये यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, यहाँ पर क्या है, एटम्स जो है वो कॉर्नर पर होते हैं, बस केवल कॉर्नर पर अरेंज होते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये यहाँ हर एक कॉर्नर पर। अगर हम बात करें टू नेबरिंग एटम की, तो मान लिया अगर ये है तो इसका जो ये एक एटम है और ये भी दूसरा एटम भी क्या क्लोजली पैक्ड है बिल्कुल यहाँ पर। तो देखिए ये इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी r, और इसकी दूसरे वाले की भी रेडियस क्या होगी r यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये क्या है, एक एज है यूनिट सेल का, ये क्या है, एक एज। और एज, इस एज की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना था यहाँ पर d, लेकिन हम एज लेंथ को किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं। तो ये एज लेंथ अगर क्या हो, a हो, तो इसके लिए कैसे हम रिलेशन निकालेंगे, बहुत आसान है ये। तो देखो यहाँ पर क्या है 1r और 1r के ना कितना हो जाएगा, ये 2r। तो देखिए एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या है यहाँ पर, a, ये रहा। रेडियस और एटम क्या है, r। अब देखो हम बात कर रहे हैं क्या यहाँ पर ये दोनों जो क्लोजली पैक्ड है आपस में, तो इन दोनों एटम्स के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो टोटल कितना है 2r, मतलब r प्लस r इक्वल टू a, मतलब 2r, और 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा a, या a इक्वल टू हो जाएगा r इक्वल टू हो जाएगा a/2 यहाँ पर। तो ये जो रिलेशन है इसका वो क्या आएगा, सिंपल यूनिट सेल के लिए क्या जाएगा, r इक्वल टू a/2। ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है, सबको समझ में आ गया, ये बहुत आसान है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। अब देखिए इसके बाद थर्ड वन क्या है, सॉरी अभी हमें सेकंड पढ़ना है। सेकंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके लिए हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स जो हैं वो कॉर्नर पर होते हैं और सभी फेसेस में होता है। ये तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार सबको पता होना चाहिए। अब अगर देखो हम कोई भी एक फेस इसका देखें, कोई भी एक फेस ले लीजिए, सपोज कि ये वाला फेस ले लेते हैं, ये इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं हम ना, इस वाले फेस की बात कर रहे हैं, तो इसको डार्क। तो यहाँ पर क्या है, इसके सेंटर में एक एटम होगा, सभी के सेंटर में एक एटम होगा वैसे, लेकिन यहाँ पर एक एटम ये है, एक ये है, और यहाँ पर ये तो कॉर्नर पर है, ये क्या सेंटर में एटम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये किस तरह से अरेंज होंगे, तो देखो ये एक और ये दूसरा एटम और ये इनके बीच में सेंटर वाला एटम, ये इस तरह से अरेंज है, ठीक है। तो हमें क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो एज लेंथ है वो पता है हमें कि ये क्या है एक, और यहाँ से यहाँ तक कि ये जो एज लेंथ है
ये भी क्या है, ए है। अब देखो अगर हम ये रेडियस की बात करें तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की होगी आर, यहाँ से यहाँ तक की भी आर। अब ये बीच में जो है वो क्या है, पूरा स्फेयर है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। देखो एक तो यहाँ से इस सेंटर से इस तरफ आर और इस सेंटर से इस तरफ आर, सबको समझ में आ गया। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पर थोड़ा जो है वो छोटा है, जगह कम है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हो जाएगी, 4r। देखो ये एक आर यहाँ से यहाँ तक और एक आर इससे यहाँ पॉइंट से यहाँ तक, और ये क्या है, पूरा एटम है, तो ये क्या होगा 2r, मतलब कि सेंटर पॉइंट से इस तरफ भी और सेंटर पॉइंट से इस तरफ भी एक आर। तो देखो ये क्या हो जाएगा 4r। अब यहाँ पर देखो एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला मान लिया, अगर हम इसको a माने, इसको मान लें b और इसको मान लें c, तो क्या हो गया एक ट्राइंगल ABC यहाँ पर ये। अब देखो ये हमें ये पता है AC पता है, क्या है A, और क्या है BC पता है, ये क्या है A, तो हमें क्या, और देखो AB जो है वो क्या है 4r है, तो हमें यहाँ पर रिलेशन r और a के बीच तो निकालना है, a मतलब एज लेंथ और r मतलब रेडियस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, चलिए। तो देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ पर हम देखो पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। क्या हमारे पास एज लेंथ है, देखो तो ये सीधे सीधे मैं क्या लिख देता हूँ इसको, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो ये क्या था 4r, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, a एज लेंथ पता है, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम यहाँ से निकालना चाहें r स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या होगा 2a स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो r इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 8, यहाँ से स्क्वायर सकते हैं, r इक्वल टू a अपॉन 2√2, क्योंकि इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम 4 × 2, तो 4 का क्या आ जाएगा बाहर 2 आ जाएगा और 2 का √2, तो r इक्वल टू a अपॉन 2√2, ये इसकी रिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो एटॉमिक रेडिया का रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वहाँ पे क्या कॉर्नर पर एटम अरेंज होते हैं, यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर है, साथ में क्या होता है एक बिल्कुल बॉडी सेंटर पर होता है, बॉडी सेंटर पर। अब देखो बॉडी डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल देखिए इसमें क्या है, यहाँ से ए से लेकर के बी तक ये बॉडी डायगोनल है, और इसमें एक ये बॉडी डायगोनल हो सकता है। बॉडी डायगोनल का मतलब ये कि मान लिया अगर ये मैं बात करूँ, ये जो रूम है इसकी अगर हम क्या है बॉडी डायगोनल कौन सा होगा, एक तो देखो वो जो कॉर्नर है, जो छत वाला कॉर्नर है सबसे ऊपर वाला वो, और वो नीचे वाला फर्श वाला जो कॉर्नर होगा, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या है ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, एक होता है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या है, यहाँ पर अगर हम किसी भी फेसिस की बात करें, मान लीजिए एक फेस है यहाँ पर, तो इसमें फेस डायगोनल कौन सा होगा, फेस डायगोनल मतलब यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचे इसको मिलाते हुए सीधे, तो ये क्या है ये फेस डायगोनल होगा। यहाँ पर फेस डायगोनल को हम ये समझ सकते हैं कि कोई दीवार है, मान लें इस कमरे की दीवार है, तो वो दीवार और वो दीवार, ये जो है ये क्या होगा, ये एक फेस होगा पूरा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। सबको समझ में आ गया फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल क्या है। तो चलिए बड़े ध्यान से इसको देखिए। देखो हमें इसमें रिलेशन निकालना, हमें पता है कि क्या है बॉडी डायगोनल पर, मतलब एक एटम तो ये है और एक एटम यहाँ पर ये है, बीच में एक एटम है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम रेडियस की बात करें तो क्या होगा, देखो एक आर तो ये रहा और एक आर ये है, और ये पूरा एटम है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2r, मतलब कि टोटल कितना है 4r। अब देखो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की जो एज लेंथ है वो क्या है a, यहाँ से यहाँ तक की जो एज लेंथ है वो भी क्या है a, और यहाँ से यहाँ तक जो एज लेंथ है वो भी है a, तो मतलब टोटल कितने हैं यहाँ पर 3a। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हम फेस डायगोनल पहले यहाँ पर निकालना देखेंगे। देखो फेस डायगोनल कौन सा, मतलब अगर इसकी बात करें ये मैंने यहाँ पर ये पूरा फेस बना दिया है, ये यहाँ पर ये क्या है BCD, मतलब BCD और एक ये, इसका हमने नाम रखा, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, ये एक फेस है। और यहाँ पर फेस डायगोनल क्या होगा, देखो ये B और D,
इन दोनों को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो क्या होगा, एक फेस डायगोनल बन जाएगा। अब देखो हमें पता है यहाँ पर कि इसका जो एज लेंथ है ये, या कि ये क्या होता है ए, और यहाँ पर ये भी क्या है एज लेंथ, इसका भी ए, तो मतलब ये क्या है ए, इसको हम ए लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये ए। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें इसकी जो है वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक ट्राइंगल, ये क्या है बी सी डी, हमें एक ट्राइंगल मिल गया है बी सी डी। तो देखो सबसे पहले फेस डायगोनल, तो इसमें क्या है बी सी डी, तो ट्राइंगल बी सी डी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी डी की वैल्यू निकालनी है। पाइथागोरस की जो थ्योरम है उसको अप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। मतलब बी डी का स्क्वायर हमें ये निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर और सी डी का सी डी का स्क्वायर, यहाँ पर है सी डी का स्क्वायर। अब बी सी क्या है हमारे पास ए, तो ए का स्क्वायर, सी डी क्या है वो भी ए, मतलब ये एज लेंथ है, तो क्या हो जाएगा ये बी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर, या फिर इसको बी डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2a। तो मतलब फेस डायगोनल को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता लग गया। तो फेस डायगोनल क्या है यहाँ पर, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2a। अब देखो इसमें जो है वो फेस डायगोनल कौन सा, देखो ये वाला b और d, ये बी डी, इसकी क्या आ गई वैल्यू अंडर रूट 2a, यही होती है। फेस डायगोनल जो है वो क्या होता है, वो अंडर रूट 2a होता है। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक दूसरा ट्राइंगल, देखो ये क्या है ए बी डी, ये देखो ए बी डी, यहीं पर हमको रिलेशन निकालना है। देखिए ए बी और डी, यहाँ पर देखो ये ए से लेकर के बी तक ये तीन जो है वो एटम अरेंज हैं, क्लोजली पैक्ड हैं ये तीनों। यहाँ पर मैंने इसको एक अलग ट्राइंगल बना दिया है ये, और यहाँ पर क्या एक डी, यहाँ पर भी एक एटम जो है वो अरेंज है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है यहाँ पर। तो देखो B और D जो है, B और D ये हमने कितना निकाला अंडर रूट 2a, अभी हमने कैलकुलेट किया है अंडर रूट 2a। अब A और B यहाँ से यहाँ तक क्या है, टोटल कितना है 4r, यहाँ से यहाँ तक 4r। देखो ये अभी भाई एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी r, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की r, और ये क्या है पूरा स्फेयर है ये, तो ये क्या हो गया 2r। तो मतलब 1r और 1r कितना, ये 2r और ये 2r, पूरा 4r हो गया। तो चलिए इसको देखो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर फिर से देखो ट्राइंगल कौन सा है, ये ए बी डी, ये ए बी डी। तो हमें रिलेशन निकालना है। अब देखो क्या है, ये ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये क्या है ए बी की एक एज लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर ये ए। तो चलिए देखिए इसको, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो देखो ए बी क्या है, ए बी है 4r, ए बी है यहाँ पर 4r, इसका स्क्वायर इक्वल टू बी डी अंडर रूट 2a, इसका भी स्क्वायर प्लस ए डी यहाँ पर a का स्क्वायर, ये तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखो इस तरह लिख देता हूँ मैं 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a और ये 1a, तो कितना 3a स्क्वायर यहाँ से, या अगर हम यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या होगा 3a स्क्वायर अपॉन 16, या फिर r इक्वल टू अंडर रूट 3 और नीचे कितना जाएगा 4, और ये क्या है यहाँ पर a, तो r इक्वल टू अंडर रूट 3a/4, ये आ गया इसमें रिलेशन। सबको समझ में आ गया। एक बार फिर से देखो बता देता हूँ मैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है उसमें क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर एटम अरेंज होते हैं। कॉर्नर के साथ साथ कहाँ, एक बॉडी के सेंटर पर एक एटम अरेंज होता है।
तो यहाँ पर ये एक एटम ये है और एक एटम ये क्या कॉर्नर वाले एटम है और एक बीच में एटम अरेंज है यहाँ पर, ये क्या है बॉडी के सेंटर वाला एटम है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक रेडियस की बात करें, टोटल जो डिस्टेंस है ये इसकी, ये बी वाला जो एटम है उसकी क्या होगी आर और ए वाले की भी आर, बीच में जो है वो कितना हो जाएगा टोटल 2r। ठीक, अब देखो हमें इसको समझने के लिए क्या है फेस डायगोनल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फेस डायगोनल क्या है, देखो यहाँ पर ये एक फेस था पूरा, ये वाला एक फेस है, उस फेस में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को मिला दें अगर हम बी और डी को, तो क्या होगा यहाँ पर एक हमें फेस डायगोनल मिल जाएगा ये। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैंने यहाँ पर अलग अलग जो है वो ये ट्रायंगल बनाए हुए हैं। देखो एक फेस को अगर हमने ले लिया पूरा ये वाला फेस, ये देखो इसकी अगर हम बात करें, ये अगर हम पूरा फेस ले लें ये, तो यहाँ पर क्या है ये बी है और ये क्या है सी और ये डी। ठीक है, तो यहाँ से और ये क्या है यहाँ पर फेस डायगोनल, हमें इसी को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पर, अब ये बी डी सी ये क्या हो गया ट्राइंगल हो गया, और इस ट्राइंगल में हमें पता है कि इसकी एज लेंथ कितनी है ए और इसकी भी एज लेंथ कितनी है ए। तो हम क्या करेंगे आराम से बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कि फेस डायगोनल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करके, जो कि हमने यहाँ किया है। तो फेस डायगोनल में क्या होगा ट्राइंगल बी सी डी में, देखो बी डी इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी, अगर इस में बात करें इस ट्राइंगल में तो बी डी का स्क्वायर और यहाँ पर बी सी का स्क्वायर और साथ में क्या है प्लस में सी डी का स्क्वायर। तो हमें पता है बी सी क्या है ए और सी डी क्या है ए, तो दोनों में देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और इसको अगर हम यहाँ से करेंगे स्क्वायर हटेगा तो इधर जा करके रूट चढ़ जाएगा, तो बी डी इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 2a। तो अब हमें फेस डायगोनल मिल गया ये वाला। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, वो ट्राइंगल क्या है ए बी डी, और हमें इसी में रिलेशन निकालना है ए बी डी। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको अलग बना दिया ए बी डी। अब बी और डी की वैल्यू जो है वो क्या है वो फेस डायगोनल है, तो इसकी हम कैलकुलेट कर सकेंगे वो कितनी है 2a। और हमें ये भी पता है कि ए से लेकर बीच तक क्या है वो 4r है डिस्टेंस इसकी पूरी, और ए से लेकर डी तक जो है वो क्या ये एक एज है, और एज लेंथ को किससे लिखते हैं ए से। तो बस हमें यहीं पर रिलेशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखो ये ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है 4r, तो 4r का स्क्वायर, और यहाँ पर ये हम निकाल चुके हैं बी डी अंडर रूट 2a इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए डी क्या है एज लेंथ ए का स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये अगर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो 16r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3a स्क्वायर, और अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो r स्क्वायर इक्वल टू 3a/16, ये इस तरफ कहाँ चला जाएगा अपॉन में चला जाएगा। तो r इक्वल टू ये अंडर रूट 3 अपॉन 16 का कितना होता है 4, तो r इक्वल टू अंडर रूट 3/4a। तो ये था रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड एटॉमिक रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी की हेल्प से हम आगे पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखें। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे कंटिन्यू करते हैं।